अनोखी सैंडल का जादू। जौनपुर नाम के गांव के लोग हंसी खुशी एक साथ रहा करते थे। उसी गांव में मनोहर अपनी पत्नी माधुरी और अपनी 10 साल की बेटी मानसी के साथ रहा करता था। मनोहर अपनी पत्नी के साथ खेतों में काम किया करता था और उसी से उनके घर का खर्चा भी चलता था। एक दिन मनोहर अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा होता है कि तभी मानसी मनोहर के पास आती है और कहती है, पापा ये देखो मुझे क्या मिला। दिखा क्या मिला है तुझे। इसके बाद मानसी अपनी मुट्ठी आगे करती है तो उसके अंदर एक बहुत पुराना सिक्का होता है, जिसे देखकर मनोहर कहता है, अरे ये तो बहुत पुराने जमाने का सिक्का है, तुझे ये कहाँ से मिल गया। मैं तो खेतों में खेल रही थी, तभी मिट्टी के नीचे से मुझे ये मिला। जरा इधर दिखा, ये तो बहुत ही पुराना सिक्का है। ऐसे सिक्के आजकल आसानी से नहीं मिलते और ऐसे पुराने सिक्कों की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। मैं तो कहती हूँ हमें इसे लेकर सुनार के पास जाना चाहिए, वो हमें इसकी अच्छी खासी कीमत दे देगा। तुम सही कहती हो, हमें एक बार सुनार के पास जाना चाहिए। इसके बाद वो लोग मिलकर इस सिक्के को सुनार के पास ले जाते हैं। सुनार उस सिक्के को देखता है, जांचता है, परखता है और उसके बाद कहता है, ये बहुत ही कीमती और पुराना सिक्का है और इसकी हालत भी काफी अच्छी है, इसलिए इसके आपको लगभग 30,000 रुपए मिल जाएंगे। इससे ज्यादा मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। क्या आपको ये सिक्का बेचना है। हाँ, हमें ये सिक्का बेचना है। तो इसके बदले मैं आपको कोई सोने का हार या सोने की चीज दिखा दूं या फिर आप नगद पैसे लेंगे। नहीं नहीं, आप हमें बस पैसे दे दीजिए। इसके बाद सुनार मनोहर को पूरे 30,000 रुपए दे देता है। उन पैसों को देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पापा अब हमारे पास इतने सारे पैसे आ गए हैं, तो आप मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिला दीजिए। हाँ जी, मैंने भी कई दिनों से नई साड़ी नहीं ली है, मुझे भी एक साड़ी दिला दीजिए। ठीक है, तुम दोनों अपने अपने लिए एक ड्रेस और साड़ी खरीद लो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये पैसे मैं सेठ को दे दूँ ताकि हमारा घर जल्दी से जल्दी सेठ के यहाँ से आजाद हो सके। इसके बाद माधुरी अपने लिए एक साड़ी लेती है और मानसी अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेती है। इसके बाद वो कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर आ जाते हैं और वो दिन बड़ी ही खुशी से बिताते हैं, क्योंकि आज उन्हें बिना कोई काम की पूरे 30,000 रुपए का मुनाफा हुआ था। अभी भी हमारे पास पूरे 28,000 रुपए हैं। अगर हम ये पैसे सेठ जी को दे दे तो काफी कर्जा चुकता हो जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप सुबह होती ही ये पैसे सेठ जी को दे आइएगा। इसके बाद सुबह होते ही मनोहर वो सारे पैसे लेकर सेठ के पास चले जाता है। ये लीजिए सेठ जी, ये पूरे 28,000 रुपए हैं। इसके बाद केवल 20,000 रुपए देने को बच जाएंगे। मनोहर अपनी पूरी बात कह देता है, परंतु सेठ आंखें बंद करके हरिओम हरिओम का जाप कर रहा होता है और मनोहर की बात सुनकर उसे पैसे टेबल पर रखने का इशारा करता है। मनोहर पैसे टेबल पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। इस घटना को 1 महीना बीत जाता है। पूरे 1 महीने बाद सेठ अपने कुछ गुंडों के साथ मनोहर के घर आ धमकता है। सेठ जी, आप यहाँ कुछ काम था क्या? अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लेते, आप यहाँ क्यों आए? तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तूने अभी तक मेरा कर्जा नहीं लौटाया। पर इस बारे में तो हमारी बात हो गई थी ना। आपके केवल 20,000 रुपए बचे थे, वो मैं आपको 1-2 महीने में लौटा दूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तूने मुझे केवल अभी तक 8,000 रुपए लौटाए हैं और तेरे ऊपर 3 लाख का कर्जा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेकर अपनी जमीन के कागजात आपके पास गिरवी रख रखे थे, फिर ये 1 लाख 3 लाख में कैसे बदल गए? जिस पेपर पर तूने साइन किया था उस पर साफ साफ लिखा था कि 1 लाख में तुझे कर्जा दे रहा हूँ और 2 लाख इस पर ब्याज लगेगा। पर सेठ जी, आपने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। वो सब मैं नहीं जानता, ये सारी बातें पेपर पर लिखी हैं और तूने उन पर साइन भी किया है। अब तेरे पास बस 10 दिन का समय बचा है। 10 दिन के अंदर मेरे पैसे लौटा दे, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को धक्के मार कर घर से निकाल दूंगा। ऐसा कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। मनोहर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। आखिर मैं 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए से भी ज्यादा रुपए का इंतजाम कैसे करूंगा? हे भगवान, लगता है अब हमें हमारा ये पुश्तैनी घर छोड़ना ही पड़ेगा।
मनोहर की ये बात सुनकर मानसी उदास हो जाती है। उसका बचपन इसी घर में बीता था। वो इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लगता है हमें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। इस घर को छोड़ने से पहले आखिरी बार इस घर को अच्छे से देख लेती हूँ। पता नहीं फिर मौका मिले या नहीं। ऐसा सोचकर मानसी घर के एक कोने में जाने लगती है और हर एक पल को याद करने लगती है। ऐसा करते करते मानसी स्टोर रूम में पहुंच जाती है। वो स्टोर रूम में रखे अपने खिलौने और बाकी चीज को देखकर अपनी यादें ताजा कर रही होती है कि तभी उसे स्टोर रूम के कोने में एक छोटा सा संदूक दिखाई देता है। मानसी उस संदूक को खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर 2 बहुत ही सुंदर सैंडल रखी है। मानसी उस सैंडल को बाहर निकालती है। ये सैंडल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैंने पहले कभी इन्हें यहाँ नहीं देखा और माँ ने भी इनके बारे में कभी नहीं बताया। चलो कोई नहीं, मैं इसे एक बार पहन कर देखती हूँ। ऐसा कहकर मानसी उस सैंडल को पहनती है। ये सैंडल तो मेरे पैरों पर बहुत सुंदर लग रही है। मैं माँ को दिखा कर आती हूँ। ऐसा कहकर मानसी अपनी माँ के पास जाती है। माँ देखो, ये सैंडल कितनी सुंदर है ना, और मेरे पैरों पर ये सैंडल कितनी अच्छी लग रही है, और इस सैंडल से मेरी हाइट भी कितनी लंबी लग रही है ना। बेटा मानसी, तू है कहाँ? मुझे केवल तेरी आवाज सुनाई दे रही है और यहाँ पर रखी हुई ये सैंडल दिखाई दे रही है। तू कहाँ है? माँ, आप मजाक क्यों कर रही हैं? मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अजी, जरा इधर आना। क्या हुआ माधुरी? देखो ना, यहाँ से मुझे मानसी की आवाज आ रही है, परंतु वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। पापा देखो ना, माँ कैसा मजाक कर रही है। मैं यहीं खड़ी हूँ, फिर भी कह रही है कि मैं दिखाई नहीं दे रही। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, तू दिखाई नहीं दे रही है। मानसी को कुछ समझ नहीं आता, परंतु फिर उसके दिमाग में एक बात आती है और वो उस सैंडल को उतार देती है और वो दिखाई देने लग जाती है। लगता है ये सैंडल जादुई है। इसे पहनते ही मैं गायब हो गई और इसे उतारते ही मैं वापस दिखने लग गई। ये तू कैसी बातें कर रही है? और ये सैंडल किसकी है? पूरी बात बता। इसके बाद मानसी सारी बात मनोहर और माधुरी को बताती है। ये सुनकर मनोहर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आप कुछ सोच रही हैं क्या? हाँ, मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है, जिससे हमें ये घर छोड़ना नहीं पड़ेगा और ना ही सेठ को पैसे देने पड़ेंगे। पर वो कैसे? इसके बाद मनोहर सारा प्लान माधुरी और मानसी को बताता है और फिर वो तीनों रात के समय सेठ के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। मानसी बेटा, मैंने तुम्हें जो जो बताया था तुम्हें अच्छे से याद है ना? हाँ पापा, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। आप चिंता मत कीजिए, सब सही होगा। ऐसा कहकर मानसी उस सैंडल को पहन लेती है और अदृश्य हो जाती है और अदृश्य होकर सेठ के घर में घुस जाती है। फिर जैसे ही मानसी सेठ के कमरे के पास पहुंचती है तो वो अपने सैंडल को पटकते हुए चलने लगती है। सैंडल की ये आवाज सुनकर सेठ नींद से उठ जाता है। कौन है? कौन है वहाँ? सेठ इधर उधर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन सैंडल की आवाज अभी भी आ रही होती है। फिर जैसे ही मानसी सेठ के कमरे के अंदर घुसती है तो ऐसे खाली सैंडल को अपने आप चलता देख सेठ हक्का बक्का रह जाता है। तभी मानसी आवाज बदलकर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे से उसका घर छीनेगा? कौन है आप? कौन है? मैं मनोहर की माँ की आत्मा हूँ। मैं मनोहर के घर में ही रहती हूँ। तूने मेरे बेटे को धमकी दी, उसे डराया धमकाया और ये सब मैंने देखा। मेरे बेटे को घर के कागजात वापस कर दे। अगर कल तक तूने ये नहीं किया तो मैं तेरी जिंदगी नरक बना दूंगी। समझा? समझा कि नहीं? मैं समझ गया। इसके बाद मानसी धीरे से करके बाहर आ जाती है और सैंडल उतार देती है। इसके बाद वो तीनों वापस घर आ जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है सेठ दौड़ता हुआ मनोहर के पास आता है। सेठ जी, आप फिर यहाँ? अभी तो 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। मैं वादा करता हूँ 10 दिन के अंदर मैं कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ ही लूंगा। तुम्हें कुछ भी उपाय ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? अगर कुछ उपाय नहीं ढूंढा तो मैं आपके पैसे कैसे चुकाऊंगा? और अगर मैंने आपके पैसे नहीं चुकाए तो आप मेरा ये घर ले लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें ना पैसे चुकाने की जरूरत है और ना ही इस घर से बाहर जाने की।
ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? कहीं मैं नींद में तो नहीं हूँ? माधुरी, जरा मुझे चूटी काटना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। और ये लो, ये रहे तुम्हारे जमीन के कागजात। तुम अपने परिवार के साथ यहाँ खुश रहो। मुझे ना ही ये घर चाहिए और ना ही तुम